आदाब। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पोस्ट 1857 के इवेंट्स के ऊपर कि 1857 के बाद जब इनकलाबियों के ऊपर लगातार बंदिश, लगातार उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, तो उसके रिटेलिएशन में क्या क्या हुआ। तो उसमें मैंने कई चीज़ों पे रोशनी डाली। तो उसके बाद मैंने एंड किया था कि कांग्रेस की बुनियाद डाली गई और उसके बाद बहुत सारी चीज़ चेंज होती चली गई। तो 1885 में कांग्रेस की बुनियाद डाली गई और कांग्रेस की बुनियाद डालने का बेसिकली मकसद ये था कि जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लगातार हिंदुस्तानी हमलावर थे हिंसक रूप में, उसको मेज़ पे लाया जाए, यानी आपस में बैठ के बात की जाए, चर्चा हो। तो उसका जो मेन मकसद था कि नौकरी मिल जाए और अलग अलग चीज़ें जो जो चीज़ थी उसके ऊपर डायलॉग हो, उसके ऊपर बात हो। तो कांग्रेस बनने के बाद इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिली और इसमें जिस इलाके के लोगों को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो बंगाल के लोग थे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी एक वजूहात ये थी कि 1757 में अंग्रेज़ वहाँ पे काबिज़ हो गए थे, तो अंग्रेज़ डायरेक्टली कहीं पे ख़ुद हाकिम नहीं होते थे, वो अपने साथ किसी को अलाई बनाते थे। कुछ इलाक़ों में उन्होंने हिंदुओं को अलाई बनाया, कुछ इलाक़ों में मुसलमानों को बनाया, कुछ इलाक़ों में सिखों को बनाया, कहीं पे आदिवासियों को, कहीं पे दलितों को, अपने हिसाब से उन्होंने अलाई बनाए। अगर कहीं पे मुसलमानों ही की आबादी है तो वहाँ पे शियाओं को अलाई बनाया, कहीं पे सुन्नियों को अलाई बनाया, मतलब वो अपने हिसाब से पूरी जो उनकी नीति थी वो फूट डालो राज करो की थी। तो उसमें हो जैसा मैंने बताया कि बंगालियों का गलबा था कांग्रेस में और धीरे धीरे ये 20 तक चलता रहा, 20 साल तक, मतलब 1885 से 1905 तक। इसी बीच में अंग्रेज़ों को दिखा कि अब जो बंगाली हिंदू हैं वो ठीक ठाक पोजीशन पे आ गए हैं, तो अब इनको नकेल कसना है। तो नकेल कैसे कसेंगे? तो अब उन्होंने मुसलमानों को राइज देना शुरू किया। तो उन्होंने बंगाल का मज़हब की बुनियाद पे बेसिकली बंटवारा किया, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के। जो ईस्ट का इलाका है वो मुसलमानों का रहेगा, वेस्ट का जो है वो हिंदुओं का। इस तरह से उसको लेकर पूरा बंग भंग आंदोलन चलता है। तो उसको एक तरह से कांग्रेस का सपोर्ट हासिल होता है। तो इस कांग्रेस के सपोर्ट में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये जो कांग्रेस का सपोर्ट है, तो ये बंगालियों का गलबा है कांग्रेस के ऊपर, तो उनका ज़्यादा जोर है कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग बिहार के इलाके से थे कांग्रेस के, वो इस विभाजन के बेसिकली पक्ष में थे। अगर पक्ष में नहीं भी थे तो न्यूट्रल थे, क्योंकि बिहार का जो खित्ता है, मतलब बिहार, उड़ीसा, झारखंड का, तो ये बंगाल के कल्चर से बिल्कुल जुदा था। इनको उनकी ना ज़ुबान थी इनकी, बल्कि बहुत ही अलग थी। जैसे आज भी आप देख रहे हैं, तो इनको अलग स्टेट चाहिए था, लेकिन अंग्रेज़ नहीं बांट रहे थे। तो लगातार ये जो तहरीक चल रही थी और बेसिकली अलग बिहार की मांग भी अलग अलग दौर में उठती रही है। और इसमें जो बिहार में जो सबसे बड़े अलमदार थे जिस कम्युनिटी का, वो था कायस्थ, जिनको हम लोग हिंदू कम्युनिटी का एक पढ़ा लिखा तबका है। उन्होंने सबसे पहले अलग बिहार की मांग को मुनज़्ज़म रूप में ज़मीन पे उतारना शुरू किया। और कुछ उर्दू अखबारात हैं और जिन्होंने बिहार की तहरीक को हवा दी। उसमें मुर्ग़ सुलेमान का नाम सबसे फहरिस्त में आता है, मुंगेर से यह अखबार निकलता था। तो इसने बिहारियों के लिए इसकी मांग सबसे पहले उठाई। मुंगेर एक हिस्टोरिक जगह है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पे नवाब मीर कासिम ने अपना दारुल हुकूमत यानी कैपिटल बनाया था बंगाल सूबा का, और वहीं से मुर्ग़ सुलेमान जो अखबार निकल रहा है उसी ने बिहारियों के लिए अलग राज की मांग की। तो एक फ्रीडम स्ट्रगल को आप बिहार मूवमेंट से अगर आप देख रहे हैं, तो ऐसा मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बेसिकली जो 1905 में जो इंसिडेंट हुआ है कि बंगाल को अलग बांटा गया, फिर उसके बाद 11 के आसपास उसको वापस ले लिया गया, फिर बिहार बटा, तो ये जो सारी चीज़ है, इसमें एक चीज़ ये हुआ कि जो कांग्रेस अब तक उन लोगों के अंडर में थी जो प्रो अंग्रेज़ थे, वो पूरी तरह से निकल के आवाम के अंडर में आ गए। वो लोग आ गए जो अंग्रेज़ों से बैठ के डायलॉग इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, नौकरी चाहिए, बल्कि आज़ादी की बात होने लगी। तो इसमें जो बिहार का रोल है वो बहुत ही नायाब है। नायाब किस सेंस में कि जब बंगालियों का गलबा हासिल हो गया कांग्रेस के ऊपर, और फिर 1906 में जब पार्टीशन हुआ, उसका विरोध हुआ, तो उसके काउंटर में
ढाका के अंदर बेसिकली मुस्लिम लीग की बुनियाद भी डाली गई। जस्टिस शरफुद्दीन साहब जो पूरी कमेटी थी उसको चेयर कर रहे थे, पहले वाले एजुकेशन कमेटी। उसी के बाद अगले 3 दिन का ये सेशन था और उसके बाद मुस्लिम लीग बनी। तो उसमें कई बिहार के कई लोग वहाँ पे भी मौजूद थे। तो और फिर 1908 में सर अली इमाम को अमृतसर में मुस्लिम लीग के सेशन का प्रेसिडेंट बनने का शर्फ हासिल हुआ और वहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे जो तकरीर की और जो बिहार की पूरी तहरीक है कि किस तरह से बिहार के हिंदू और मुसलमान साथ में आकर सेपरेट बिहार स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो उस तकरीर की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हुई। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग जर्नल में भी उसको कोट किया गया, जिसका बज़ाब्ते ज़िक्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जो बिहार के ऊपर किताब है उसमें भी बज़ाब्ते मिलता है। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार फॉर बिहारीज़ इस तहरीक के सरमाया थे, इसके बहुत बड़े फेस थे। अगर शायद वो नहीं होते तो शायद बिहार वजूद में भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने और उनके साथियों ने जो लड़ाई लड़ी वो अपने में यूनिक है। और गुरु प्रसाद सेन हो और बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ थे। और इसके अलावा एक तबका था जो इन मुसलमानों का जो इंग्लैंड में पढ़ाई करने गया था, वो जब वापस आता है तो वो इनके साथ जुड़ता और इन लोगों ने मिलके अलग बिहार की तहरीक चलाई। तो इसमें जो अली इमाम है 1908 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं अमृतसर में। इसके अलावा एक सेशन भागलपुर में 1908 में और उसके आसपास के इलाके में पटना में रेगुलर होता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में, 1909 में, 1910 में। अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक इन लोगों की सरपरस्ती में, क़यादत में और उनकी अध्यक्षता में बेसिकली। और उस वक्त बिहार 1912 में बना है और बिहार कांग्रेस की बुनियाद 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की सरपरस्ती में सोनपुर मेले में डाली जाती है। किसकी? बिहार कांग्रेस की। और बिहार मुस्लिम लीग की भी बुनियाद डाली जाती है, यानी जो भी सेंट्रल पार्टी बनती है बिहार बनने के 4 साल पहले ही उसका स्टेट कमेटी बना दी जाती है। तो ये अपने में एक यूनिक चीज़ है। उसके प्रेसिडेंट बनते हैं हसन इमाम 1908 में बिहार कांग्रेस के। और बिहार अभी वजूद में आया भी नहीं है। तो इस तरह से अलग तहरीक चलती है। मेनली ये था कि जो बंगालियों का पूरा गलबा हासिल था उसको कम करना और बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाना, और साथ साथ जो सारे लोग हैं उनको कांग्रेस में बखूबी जगह मिले। तो और ये तहरीक चलती है और 1911 के दिसंबर में आखिरकार अलग बिहार के मतलब वजूद का मुहर लग जाती है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने कोशिश की और उस वक्त बेसिकली दिल्ली दरबार लगा था, तो उसमें जो किंग आए थे उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिया कि हाँ बना दिया जाए अलग स्टेट, क्योंकि इसका कल्चर हर चीज़ अलग है। तो ये सारी चीज़ें बिहार से जुड़ती हैं। और इसके बाद 1912 में बिहार अलग स्टेट होता है। फिर 1912 में जब बिहार अलग स्टेट होता है तो 1912 में ही पाटलिपुत्रा की सरजमी पे, यानी जो उस वक्त बांकीपुर का इलाका कहलाता था, वहाँ पे कांग्रेस का सेशन होता है। तो बांकीपुर में कांग्रेस का सेशन होता है। तो आमतौर पर कांग्रेस से मुसलमान बहुत कम जुड़ते हैं, लेकिन ये पहला मौका था पटना में जब बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। मुसलमान वहाँ पर आए और यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू होती है कांग्रेस की, मतलब अवामी पॉलिटिक्स। कांग्रेस आवाम में आने लगती है। अब तक वो अंग्रेज़ और कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच में डायलॉग की ही पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन ये धीरे धीरे 1912 से बेसिकली पटना के सेशन से इसका राइज होता है। तो ये जो पूरी कहानी मैं बता रहा था उसमें बिहार का बनना अपने में एक अलग मौजू है, अलग टॉपिक है, एक अलग चीज़ है। और इसके बाद अलग बिहार के अलग यूनिवर्सिटी के लिए मांग होती है। तो बिहार के लिए अलग यूनिवर्सिटी की मांग क्यों हो रही है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। बेसिकली बिहार बंगाल से अलग क्यों हुआ, वो होता है कि हमारे यहाँ तासुब है। आज भी हमारे यहाँ तासुब है कि इस इलाके के लोग उस इलाके चले जाते हैं तो उनको हकीर और मतलब अजीब नज़र से लोग देखते हैं, जो होना नहीं चाहिए एक सभ्य समाज में। लेकिन ये आज की सच्चाई है, ये भी होता है। तो ये उस ज़माने में भी ये चीज़ होती थी। तो उसमें हुआ क्या कि बिहार के इलाके में ना कोई कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ भी नहीं था। यहाँ के लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाते थे, वहीं पढ़ाई करने जाते थे। और वहाँ उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ आते थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क़यादत में वहाँ बिहार स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद डाली जाती है। वहाँ पर स्टूडेंट को, बिहार के स्टूडेंट को जोड़ा जाता है और अलग बिहार की मांग को बढ़ावा दिया जाता है। बाद में उनको सपोर्ट मिलता है। फिर अलग बिहार, जैसा मैंने स्टेट बनाया, कि 12 में बन गया। उसके बाद मौलाना मजहरुल हक ने
कहा कि अलग यूनिवर्सिटी बने। अलग यूनिवर्सिटी के लिए तजवीज़ दी गई कि अलग यूनिवर्सिटी बने, तो लगातार इसमें कई तरह की रुकावट आ रही थी। तो आखिरकार 1916 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ लखनऊ में, वो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। और इस समझौता को करवाने में बिहार की जो मुस्लिम लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे हसन इमाम हो, चाहे असर अली इमाम हो, मौलाना मजहरुल हक हो, इन सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मजहरुल हक 1915 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, तो यानी एज ए उन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में मतलब इस चीज़ के लिए प्लान हुआ और जाके फिर समझौता होता है। फिर 1918 में हसन इमाम कांग्रेस के प्रेसिडेंट मुंबई सेशन में बनते हैं। तो हसन इमाम पहले बिहारी हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और तो 1916 के सेशन की बात कर रहे थे। 1916 के सेशन में ही बेसिकली कांग्रेस की सेशन में पटना यूनिवर्सिटी को लेकर बात होती है, सारी चीज़ होती है, नथन कमेटी का जिक्र होता है। उसके बाद होता है कि नई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। उसके बाद आखिरकार 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाल दी जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल मजहरुल हक का था बेसिकली। और मजहरुल हक का जो नाम है वो भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सिर्फ बिहार की वजह कर नहीं आया। बेसिकली 1915 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने एक काम किया था 1913 में। 1913 में हुआ क्या था कि मछली बाज़ार कानपुर में एक जगह है, वहाँ पे मस्जिद को लेकर कुछ मामला हुआ था जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने गोली चलाई, कई दर्जन लोग शहीद हो जाते हैं। उसके बाद लोग डर जाते हैं, कोई वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं होता है। तब मजहरुल हक वहाँ पे जाते हैं और केस लड़ते हैं। और फिर उनके साथ देने के लिए सैयद महमूद जैसे लोग जो बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं वो आते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों की फिर टीम बनती है। इस तरह से केस जीता जाता है। फिर अली इमाम वहीं पे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पे फिर रफ़ा दफ़ा होता है, सबको माफ़ किया जाता है, लोगों को मुआवजा मिलता है और उसके बाद मतलब मस्जिद वापस वहाँ पे तामीर होती है। तो ये सारे लोग आपस में इंटरलिंक थे। तो इन्हीं वजह कर अली इमाम की भी पॉलिटिक्स बहुत राइज़ करती है और मौलाना मजहरुल हक की भी पॉलिटिक्स बहुत राइज़ करती है और ये लोग काफ़ी मशहूर और मकबूल हो जाते हैं। और जो कानपुर का जिक्र मैंने किया, तो कानपुर में जो मछली बाज़ार में गोली चल रही है इसकी वजह क्या है कि इसको जो इंसान लीड कर रहे हैं उनका नाम है मौलाना आज़ाद सुबहानी। तो मौलाना आज़ाद सुबहानी उस शख्स का नाम है, याद रखिएगा, कि जब इमारत शरिया की बुनियाद डाली जाती है पटना के पत्थर की मस्जिद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, तो वहाँ पे जो मेहमान खुसूसी जो शख्स है उस शख्स का नाम मौलाना आज़ाद सुबहानी है। तो ये सारे लोग बिहार से इंटरलिंक्ड हैं। और मौलाना आज़ाद ने वो कानपुर मैसेकर को अपने अल हिलाल में बहुत ही बड़े पैमाने पे उसे जगह दी है। तो अल हिलाल खोलने के लिए जिस शख्स ने मौलाना आज़ाद की भरपूर मदद की थी उस शख्स का नाम है काजी अहमद हुसैन। तो देखिए सारे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मौलाना आज़ाद के जो उस्ताद थे वो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, रंजू रज़ीमाबादी हों या शौक़ नीमवी साहब हों। इसके अलावा मौलाना आज़ाद ने एक बहुत बड़ा वक्त रांची में नज़रबंदी के दौर में गुजारा है। मस्जिद में खुतबा देने जाते थे जहाँ पे उनके खुतबा को सुनने के लिए हिंदू आवाम भी आया करती थी। ये अपने में यूनिक और नायाब चीज़ है। मस्जिद आज भी रांची में मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने कई किताबें लिखी। इस तरह से उनका एक अलग रिलेशन रहा है। तो मैं वहाँ से मैंने शुरू किया। इसके बाद ये मैं दिखा रहा था कि सारी पॉलिटिक्स शुरू हो रही। फिर 1916 में एक चीज़ और होता है कि बिहार का एक शख्स शेख गुलाब के सरपरस्ती में पीर मोहम्मद मुनीस के ख़त के लेकर वो इंसान पहुंचता है गांधी के पास, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल मिलते हैं गांधी से, फिर वो मिलते हैं गांधी जी से कलकत्ता में, लखनऊ में और दिगर इलाके में। उसके बाद गांधी जी का आगमन होता है बिहार की धरती पे 10 अप्रैल 1917 को। उनको जाना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी वजह कर पूरी गए हुए थे। तो उनके घर पे मतलब राजेंद्र प्रसाद के घर पे गांधी जी के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। उनको हकीर और नीची जाति का समझा गया। तब मौलाना मजहरुल हक को उन्होंने ख़त लिखा और वो उन्हें अपनी गाड़ी से अपने घर सिकंदर मंजिल ले गए। और इस चीज़ का जिक्र गांधी ने अपने ख़त में भी किया है। 10 अप्रैल 1917 का उनका जो कलेक्टिव जो पूरा उनका वर्क है उसमें आपको ये मिल जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को ख़त भी लिख दिया। तो इस तरह से गांधी बिहार में रुकते, वरना वो वहाँ से लौट रहे थे। तो यहीं से चंपारण मूवमेंट शुरू होता है। और चंपारण मूवमेंट बेसिकली 1917 का मूवमेंट नहीं है। इसके ऊपर कई किताबें, कई चीज़ें लिखी गई हैं जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर पहले से काम कर रहे थे। गांधी जी ने उसको मकबूल और मशहूर किया। वहाँ पे शेख गुलाब थे, पीर मोहम्मद मुनीस थे, राजकुमार शुक्ल थे, शीतल राय थे, ऐसे बहुत सारे लीडर पहले से वहाँ पे काम कर रहे थे।
तो चंपारण मूवमेंट पे भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ये देखिए आपस में सारा इंटरलिंक हो रहा है कि कांग्रेस की बुनियाद डाली गई, उसके बाद मॉडरेट हो गया, लोग अपने इसमें हो गए, फिर अलग बिहार की बुनियाद की बात की जा रही है कि हमको अलग बिहार सेपरेट स्टेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे लगातार बंगाल की जो आवाम थी वो अंग्रेज़ उनकी तरफ ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति थी कि उन्होंने बंगालियों को पूरा तरजीह दिया, बिहार का इलाका पिछड़ा रहा। इसीलिए बिहार के लोगों ने कहा कि भैया हमको भी पढ़ना है, हमको भी आगे जाना। तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे फिर अलग इनके दबाव की वजह कर अलग सेपरेट स्टेट भी इनको दिया। इसके बाद कांग्रेस की वहाँ पे 12 में सेशन हुआ, ये मैंने बताया। फिर 13 का मछली बाज़ार, उसमें बिहारी लीडरों का क्या रोल है वो हो गया। फिर पटना यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1916 का जो आपस में जो इन लोगों का समझौता होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, वो अपने में एक यूनिक चीज़ है। फिर 1917 में गांधी जी का बिहार आना और उसमें मुसलमानों का रोल, ये अपने में यूनिक और नायाब है। तो हम अगले सेशन में बात करेंगे अब आगे खिलाफत मूवमेंट और उससे जुड़ी हुई चीज़ों पे कि उसके बाद वो बेसिकली क्यों हुआ और उसका क्या रोल था। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलते हैं। दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।